सबसे पहली चीज़ ना, जो भी आइडिया है उसको लिख के रख लो, कैमरे में देख के वो बोला जा रहा है। हमें लगता है कि मार्केटिंग हो जाए, मुझे पता हो कि मुझे करना क्या है और क्लाइंट्स मिल जाए, दैट इज़ बिजनेस। नहीं, अब हम कह रहे हैं यार वेलकम पार्टी के लिए मैंने आईटी डाला है, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, आराम से जो स्टूडेंट्स का पैसा आएगा वो हम लोग आराम से पार्टी कर लेंगे या स्टूडेंट्स को वापसी दे देंगे। हमारी थीम रिवील थी और 2 दिन बाद हमारी वेलकम पार्टी है। थीम रिवील वाले दिन थीम रिवील हो गई, एक क्लास में बैठ के हम लोग कॉल्स पे लगे हुए हैं, हेलो सर हमारा ये इवेंट है, वेलकम पार्टी है इस दिन, ये सब ना लोग देते हैं। हम ये कहते हैं ना कि कोई नहीं देता पैसे, ये हम इसको नाम ही देते हैं स्पॉन्सर्स घेरना। एक बार वो आपके सर्किल में आ गई और आपके साथ मीटिंग रख ली, इट्स डन। डाइवर्सिटी इज समथिंग दैट मेरे अंदर है कि आई हैव टू बी जैक ऑफ ऑल थिंग्स, कि मुझे सब कुछ चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन वर्क इन यूनाइटेड नेशंस विद द डिग्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर न्यू होस्ट ऑफ कैजुअल गुफ्तगू, सैयदा ईमान बाजी। आपकी जगह वहाँ पर है। पक्की बात? जी जी चलें ठीक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट कंजुल ईमान एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आपने हमारी पुरानी एपिसोड तो देखी होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम उसी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़कर अपने लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक कर सकते हैं। और इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयदा ईमान फातिमा। ईमान करेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं एंड शी हैज़ डन मल्टीपल इंटर्नशिप विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। इसके साथ साथ ईमान एक स्टार्टअप की फाउंडर भी हैं। तो आज हम इस एपिसोड में उनसे इस स्टार्टअप की जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। आइए मिलते हैं ईमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो कैसे जा रही है पढ़ाई आपकी आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल अच्छी जा रही है। आफ्टर वेकेशंस वी विल बी जॉइनिंग आफ्टर अशूरा, तो उसी की तैयारियां हैं बस। सही। तो ईमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। हम आपकी इनिशियल जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आप बताएं कि आपकी डीपी तक की जर्नी कैसी थी? सो इनिशियली अगर स्टार्ट करें रिगार्डिंग कि फ़र्स्ट गोल क्या आया था माइंड में करने का एंड आफ्टर क्या हुआ, तो इन रिगार्डिंग 6-7 क्लास में माई मदर वॉज लाइक कि ईमान तुमने आर्मी में करना है ना, आर्मी में जाना तुम्हारा लाजमी है। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो वो 6-7 से वो बात बैठ गई कि आर्मी में जाना है। उसके हिसाब से रिसर्च हुई कि मैट्रिक में क्या लेंगे, फर्स्ट ईयर में क्या लेंगे, एंड देन यूनिवर्सिटी का तब तक सोचा नहीं था क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद यू कैन जॉइन। तो आई स्टार्टेड अब मैट्रिक 9 मैट्रिक में वैन आई वॉज इन माई स्कूल, तो हमारे पास गर्ल्स सेक्शन में सिर्फ बायोलॉजी होती थी एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस क्योंकि उसको पढ़ना आसान होता था। तो घर वालों से बात करी, उन्होंने कहा स्कूल चेंज करें। तो स्कूल चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि एक PR बन चुकी थी स्कूल में और न्यू स्कूल चेंज करना जस्ट फॉर 9 मैट्रिक वॉज नॉट फीसिबल। तो हमने मैट्रिक में बायोलॉजी ली, इंटरमीडिएट में हमने कंप्यूटर साइंस लिया गवर्नमेंट कॉलेज मलिक कैंट से। फिर कैंट के बाद हमने अब सबसे पहली चीज़ दी PF के एग्ज़ाम्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के। टर्न्स आउट पाकिस्तान एयरफोर्स में इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया, मेडिकल टेस्ट में हाइट की वजह से आई वॉज लेफ्ट आउट। तो यूनिवर्सिटी जाने का वैसे ही इरादा था। तो इनिशियली जब क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस एज ए इंटरमीडिएट लिया है तो टॉप प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। सही। तो एडमिशन प्रोसेस में पहले NED की तरफ गए, लेकिन NED में उस वक्त तक के जो NED का टेस्ट था उसमें आई गॉट अराउंड 57-58 मार्क्स। तो एडमिशन मेरा हुआ था कंप्यूटर साइंस में बट द कैंपस वॉज वेरी फार अवे। तो हम कराची यूनिवर्सिटी की तरफ आए। अब कराची यूनिवर्सिटी का जब हमने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया तो कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आप यूजुअली फिल आउट 5 डिपार्टमेंट्स। तो मेरा पहला डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, सेकंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थर्ड में आई पुट आउट लाइक मास कम्युनिकेशन, फोर्थ में मेरे पास था IR एंड फिफ्थ वन वाज ऐसे ही मैंने डाल दिया था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक और डिपार्टमेंट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आई गेस। तो ये 5 थी। वो फॉर्म जब भरने लगे तो वो फॉर्म ख़राब हो गया, मतलब फिल आउट ही नहीं हुआ। जब सेकंड फॉर्म फिल किया तो इंस्टेड ऑफ IR मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ज़्यादा अच्छा लगा एंड वी फिल्ड इट आउट। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में इंटरमीडिएट में अल्हम्दुलिल्लाह 75% आई थी, मैट्रिक में 86 आई थी। तो उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के टेस्ट की बेसिस पे आई गॉट एडमिशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सही। इनिशियली यही हुआ कि कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो अब क्या यूनिवर्सिटी चेंज करें। तो आई थॉट कि फेडरल यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी की एज सच PR नहीं थी और कराची यूनिवर्सिटी से हमारा पूरा ख़ानदान एक तरीके से पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज चेक करो एंड देन वी विल सी कि कैसे हैं। तो उस दौरान शौक भी चढ़ा था कि यार साइकोलॉजी भी थोड़ा देख लेते हैं, सोशियोलॉजी भी देख ले, डिफरेंट कोर्सेज थे। जब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्स लिस्ट खोली जो UOK की वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो इट वाज डाइवर्स,
फर्स्ट ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इनिशियल इंग्लिश पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में वही उर्दू होती है आपकी। फिर अगेन आपके पास थोड़ा सा फाइनेंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है। सेकेंड ईयर से यू स्टार्टेड लर्निंग सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, देन देयर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अभी जो हमारे पास थर्ड ईयर में आएगा, वी हैव फाइनेंसिंग में स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स। सो देयर आर डिफरेंट डाइवर्स सब्जेक्ट, और डाइवर्सिटी इज़ समथिंग दैट मेरे अंदर है कि आई हैव टू बी जैक ऑफ ऑल थिंग्स, कि मुझे सब कुछ चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग दैट पिक्स मी अप एंड आई वाज लाइक चलो भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन हो चुका है, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने आफ्टर एवरी फॉर्मल प्रोसीजर, जब पहले दिन ओरिएंटेशन में बैठे, डिपार्टमेंट जब देखा तो हमने कहा माशाल्लाह से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला है। तो बहुत अच्छा है। हमने कहा थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आई जब ओरिएंटेशन में, व्हेन आई वाज इन द सेमेस्टर हॉल, आराम से उन्होंने बिल्कुल सिनेमा वाला बनाया हुआ, और एसी उस वक्त हमारे बहुत अच्छे कंडीशन में थे, एसी चल रहे हैं, फुल लाइट्स ऑफ। उस वक्त पे मेरी जो अभी इंचार्ज चेयरपर्सन डॉक्टर सायमा अख्तर वो आई। शी स्टार्टेड ओरिएंटेशन एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय कि मैंने कहा कि आप इन्हीं के साथ काम करना है, चाहे इसी डिपार्टमेंट में रह के काम करो या डिपार्टमेंट के बाद काम करना है। सो शी वाज द वन जिनको देख के मुझे लगा कि हाँ यार, इस डिपार्टमेंट में बहुत पोटेंशियल है। सही। क्योंकि उन्होंने जो जर्नी, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वालों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखी थी, और अभी भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखते। सो उन्होंने हमें बताया कि हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स एवरीथिंग, होता क्या है एक्चुअली। एंड देन वी स्टार्टेड विद ओरिएंटेशन में हमें क्या क्या करना होगा, एंड दैट इज़ समथिंग जहाँ से अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। सही। सो यू आर नाउ इन थर्ड ईयर, राइट? यस, आई एम इन माय तो थर्ड आप ईयर। बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कोर्सेज ऑफर करता है और ये है क्या? एक्चुअली जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो लोगों को यूजुअली लगता है इट्स जस्ट अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर को कवर अप करना या पब्लिक को कवर अप करना। जब हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक इज़ नॉट ओनली गवर्नेंस, इट्स अबाउट सोसाइटी। हम जब सोसाइटी और लोगों की बात करते हैं तो हम उसको पब्लिक कह रहे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट कवर ऑफ सोसाइटी और योर सिटी और योर कंट्री, यानी अपनी सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान स्पेशली वी कवर एवरी सेक्टर। हम NGO सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, चारों सेक्टर्स को कवर अप कर रहे होते हैं। अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर्स की, तो हमारे जो कोर्सेज ऑफर्स हो रहे होते हैं थ्रू आउट 3 ईयर्स, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन जो होती है वो 4th ईयर में आती है। थ्रू आउट 3 ईयर्स में हम HR पढ़ रहे होते हैं, फंडामेंटल्स, फाइनेंसिंग के फंडामेंटल्स पढ़ चुके होते हैं, स्टैट्स के फंडामेंटल्स पढ़ चुके होते हैं, हमारे फंडामेंटल्स ऑफ सप्लाई चेन, यानी जो मेन आपकी डोमेन्स हैं इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके फंडामेंटल और आप कह लें एक बेस लाइन हमारी कवर अप होती है। सही। फिर 4th ईयर में वी हैव इन फर्स्ट सेमेस्टर, जो 4th ईयर का पहला सेमेस्टर विच इज़ 7th सेमेस्टर, उसमें हमारे कोर इलेक्टिव्स होते हैं। उन कोर इलेक्टिव्स के अंदर वी हैव इलेक्टिव्स इन गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी, मैनेजिंग मेगा सिटीज़, कि हम मेगा सिटीज़ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देन वी हैव इलेक्टिव रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन वी हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो इलेक्टिव्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्ट कोर इलेक्टिव्स होते हैं, जो आपकी बेसलाइन बनाते हैं गवर्नेंस की। वो ईयर होता है हमारा कि हम गवर्नेंस के कौन से सेक्टर्स में कोर इलेक्टिव ले सकते हैं। देन हमारा जो 4th ईयर का लास्ट सेमेस्टर होता है स्पेशलाइजेशन का, दैट्स वेयर कम अप कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। अब दैट इज़ वन HR, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है हमारे पास, वी हैव गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। Another one that we recently introduces is digital marketing and marketing management, जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन में आता है। एंड अनदर वन जिसका दैट इज़ हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी हमारे पास। तो अगर आप कहें कि एज ए स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप कॉलेज कर चुके हैं, एंड नाउ यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड यू आर इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिटेल्स बताई जाएंगी, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फंडामेंटल्स, एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम, कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है पाकिस्तान का, प्लस इंटरनेशनली पॉलिटिक्स काम कैसे करती है। सही। Then when you come in your second semester, it started with कि how you can work in public administration. Fundamentals के बाद we goes on principles कि लोगों ने कैसे काम किया, अभी पाकिस्तान में कैसे काम करें। अभी पाकिस्तान में if we connect public administration with governance, तो हम ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। सेकेंड ईयर में आके यू गेट अ लिटिल बिट मोर एक्सपोजर। आप इनिशियली स्टार्टेड करते हैं सोशियोलॉजी से, पाकिस्तान स्टडीज़ से, देन यू गो टूवर्ड्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप।
देन आप सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में यू गॉट फॉर साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के आ चुके हैं तो उसको और एडवांस में पढ़ रहे होते हैं। सिविक इंगेजमेंट का टॉपिक होता है जो आजकल इंटरनेशनली बहुत अराउंडेड है। सोशल इंटर्नशिप्स होती है हमारे पास कि हमें NGOs में या ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इंटर्नशिप्स करनी है जिसके थ्रू जो है हम सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। लाइक इन माई सेकेंड ईयर हमने जो इंटर्नशिप करी थी विच वॉज कि हमें स्कूल्स में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना था कि व्हाट इज़ सिविक इंगेजमेंट। और आप सिविक इंगेजमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं कि डाइवर्सिटी हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, इन कंपोनेंट्स में से 3 से 4 समझाने थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्टिविटी। 3 days की एक्टिविटी थी जो हमने बहुत अच्छे से करी। वी वेंट इनटू वन ऑफ द स्कूल्स इन आवर कनेक्शंस और वहाँ में हमने स्टूडेंट्स को समझाया। एक रिसोर्सफुल एक्टिविटी थी जिसकी वजह से हम भी अपने सिविक इंगेजमेंट को समझ पाए कि एज अ सोसाइटी हम कैसे दूसरों को समझा सकते हैं। और स्टूडेंट्स की तरफ से भी हमें फीडबैक अच्छा आया कि दे एक्सेप्टेड इट। और इवन आफ्टर कॉन्टैक्टिंग सम ऑफ देम उन्होंने अपने जूनियर्स को समझाना शुरू किया। क्योंकि हमने मेन टॉपिक ह्यूमन राइट्स रखा था, डाइवर्सिटी रखा था, एंड देन द लास्ट वन वाज कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी। तो जब हमने उनको ह्यूमन राइट्स के और डाइवर्सिटी के बारे में बताया तो हमने उन लोगों की बात करी हु आर डेफ और डम और ब्लाइंड, कि हम किस तरीके से उनको अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट अपने साथ उनको बिठाते हैं तो हाउ यू कैन कम्युनिकेट। सो दैट इज़ अनदर थिंग जो DP आपको ऑफर करता है कि आप सोसाइटी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास मेन जो चीज़ होती है वो होती है रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3rd year में यू स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू गिव यू द स्किल। रिसर्च की स्किल आप पे होना लाजमी होती है क्योंकि हमारे पास बैचलर्स में एक होती है इंटर्नशिप, विदाउट दैट यू कैन नॉट गेट योर डिग्री, एंड एक होता है रिसर्च। आपका थीसिस सबमिट होता है विच इज़ योर इनिशियल थीसिस एंड दैट इज हैव टू बी सबमिटेड ताकि आपको डिग्री मिले। So that is overall what DPA courses offer. And now sideline पे आजकल हम लोगों ने what we started is giving seminars, courses, workshops उन skills पे जो interviews हो गए, resumes कैसे बनाने, personal skills पे we started working on it. And then another thing that we are doing is giving them chances, usually BS के last year और MPhil students को कि वो research कर पाएँ. Just like in this year February में we hosted an conference, national conference on managing mega cities. पूरे कराची में से अराउंड 2500 हमें थीसिस सबमिट हुए हैं। वी हैव वर्कशॉप्स ऑन इट कि हम किस तरीके से उस रिसर्च करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से और रिसर्च हुए हैं और अभी वो रिसेंटली इन लाइक अगस्त HEC के एक जर्नल में एंड जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के एक जर्नल में पब्लिश होंगे। सो दैट इज़ द थिंग। सही। तो अभी आप बताए थे कि हम DPA के बारे में शुरू में बताया था आपने कि पब्लिक सेक्टर में तो इसकी होती है लेकिन प्राइवेट भी है और इंटरनेशनल भी होता है। तो कैन यू एलैबोरेट कि जो प्राइवेट और इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटीज़ बताई आपने उनको अगर आप थोड़ा एलैबोरेट करें कि वो कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके उस DPA पढ़ने के बाद। ओके, सो अगर प्राइवेट सेक्टर में देखी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में जो सेक्टर्स आपके पास आएंगे यू हैव अपॉर्चुनिटीज़। HR में हो जाएगा, सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है। इवन इफ़ यू आर स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप जो है HR में विदाउट स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं बिकॉज यू हैव योर फंडामेंटल्स कवर्ड। सही। सेकेंड इज़ अगर आप बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तो देयर आर 2 things, इधर कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ जाकर काम करें और देयर इज़ वन थिंग कि आप एट द कंफर्ट ऑफ योर होम रिमोट वर्किंग जो होती है, लेकिन इन दिस सेंस स्टूडेंट रिमोट वर्किंग कहलाती है, वैसे काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यू कैन वर्क इन यूनाइटेड नेशंस विद द डिग्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका स्पेशलाइजेशन कोरिलेक्टिव पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में है, आप यूनाइटेड नेशन में आसानी से काम कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट UNDP है, UNHRC है, दे आर ओपन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वो लेते ही मेनली उन स्टूडेंट्स को है। लेकिन उनके साथ साथ यू गॉट टू हैव योर पैशन प्रोजेक्ट्स, यानी आपको दिखाना होगा कि व्हाट यू हैव डन। तो वी यूजुअली गो फॉर रिसर्च वर्क। हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। अगर बात की जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी कौन सी हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करी होती हैं। तो जब स्टूडेंट सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़ में आता है तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर होना लाजमी है। तो यूजुअली जो हमारे तरफ के लोग होते हैं पाकिस्तानीज और इंडियंस, वो प्रेफर करते हैं कि वो वहीं की ऑर्गेनाइजेशंस में, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें। एक्स्ट्रा करिकुलर 2 तरीके के मांगते हैं, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करके काम करें या फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलें। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं दैट इज़ योर पैशन प्रोजेक्ट। कि जैसे लेट्स कंसीडर कि मुझे साइकोलॉजी से बहुत अच्छा है, मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है
सो आई स्टार्टेड मेकिंग अ इंस्टा पेज जिसमें 2-3 वॉलंटियर्स मिलके काम करें एंड वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी, या सही। मैंने जस्ट लाइक यू पॉडकास्ट खोली जिसके अंदर हम साइकोलॉजी या फिर किस तरीके से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू करें। तो दैट सही। इज़ योर पैशन प्रोजेक्ट। एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपना पैशन प्रोजेक्ट चला रही हैं उनके साथ काम करें, तो दैट इज़ वन थिंग जो आप लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम से ही मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर देयर आर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स जो वॉलंटियर्स हायर कर रहे होते हैं डिफरेंट डाइवर्स सेक्टर से। लाइक जब मैंने काम करना शुरू किया था तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद यूथिफाई एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन स्टूडेंट की जिन्होंने स्टार्ट किया था, एंड दे वर वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन नेक्स्ट स्टार्टअप यूएस के स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था कि वो स्टूडेंट्स को और स्टार्टअप्स को ब्रिज बनती थी कि उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। और मैंने कहा इफ़ आई से मून शॉट पायरेट्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी चल रही है एंड दैट इज़ फ्रॉम जर्मनी। अच्छा, मून शॉट इज़ नॉट ओनली ए स्टूडेंट पैशन प्रोजेक्ट, इट्स एन रिनाउंड एनजीओ। मून शॉट पायरेट्स जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि उनके अपने जो हैकाथॉन्स हैं कॉम्पिटिशन हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करें। उसकी वजह से दे आर विनिंग प्राइजेस गो टू हैव अ ट्रिप ऑन सिलिकॉन वैली, कि आप अपना स्टार्टअप पेश देते हैं उनको, यू पार्टिसिपेट इन इट, और अगर आप विन करते हैं तो दे लेट यू गो टूवर्ड्स सिलिकॉन वैली। सो मूनशॉट पायरेट्स वॉज अ स्टेपिंग स्टोन जहाँ से मैंने स्टार्टअप्स की अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और वो स्टेपिंग स्टोन था जहाँ से मुझे लगा था कि अपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए विच हेल्प अदर्स टू गेट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सो दैट इज़ अनदर। सही। तो अभी आप स्टार्टअप जर्नी की बात करी थी अपनी, तो आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं कि आपका कोई स्टार्टअप है? इफ़ वी स्टार्टअप्स की बात की जाए तो आई एम वर्किंग ऑन करेंटली 3 डिफरेंट थिंग्स। ओके। स्टार्टअप्स जो जर्नी स्टार्ट हुई मूनशॉट पायरेट से, तो दैट वाज वन नोन एज इंटीग्रेटेड मोबिलिटी नेटवर्क। वो हमने आई स्टार्टेड इट विद मलेशियन इंडोनेशियन स्टूडेंट्स। उसमें हमने कंपटीशन लिया था स्पेस चैलेंज द स्पेस में। तो उसमें हमने ये किया था कि वी मेड एन ऐप जहाँ से जो है हम ट्रांसपोर्टेशन की सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे कि किस तरीके से हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हम उसको मोर सस्टेनेबल बनाएं और मोर सेफ बनाएं। तो उसमें हम ये था कि हम ईवी व्हीकल्स के अंदर जो है फेस रिकग्निशन का वो इम्प्लीमेंट डालें, और एक ऐप बनाएं जिसमें फेस रिकग्निशन हो ताकि उनको उबर और करीम जैसी ऐप से कनेक्ट किया जाए, ताकि सिर्फ जो फेस रिकग्निशन हो वो फेस टू फेस ना हो, एक ऐप के थ्रू उनकी आपकी CNIC और डिटेल्स आ जाएंगी विच कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाई दैट पर्सन मोर। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वॉज स्टिल इन अ प्रोसेस, लेकिन इट इज़ इन हॉल्ड प्रोसेस राइट नाउ, क्योंकि हम अभी उसकी इम्प्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं कि व्हाट इज़ लीगल इम्प्लीकेशंस एंड अदर थिंग्स। सेकंड चीज़ अगर जो स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था दैट इज़ माय यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। यूनिवर्सिटी में मेरा जो कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, वी वर गिविंग अ प्रोजेक्ट कि आपने एक स्टार्टअप बनाना है और जैसे जैसे कोर्स बढ़ता चला जाएगा आपने उसमें अपग्रेडेशन सही है। सो द स्टार्टअप नेम वॉज AI BizBird। इट वॉज अ AI कंसल्टिंग एजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको कंसल्ट करेगी कि आप जैसे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, तो उसको ऑटोमेट कर दिया जाए AI से। दे आर डिफरेंट ऐप्स। आप इंस्टेड कि आप पैसे लोगों पे लगाएं, आप या तो कि आप 10 लोगों की टीम के बजाय 3 लोगों की टीम लें और उनको AI के साथ लिंक कर दें। उससे क्या होगा कि एक ह्यूमन वर्जन भी आपके पास होगा मार्केटिंग में और एक AI वर्जन भी होगा, तो आपका वो ऑटोमेट ज़्यादा जल्दी होता है एंड देन इट कॉस्ट लेस देन व्हाट यू डेली कॉस्ट इट। सो एक वो था, एंड दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग। वी आर करेंटली पार्टनरिंग विद डिफरेंट स्टूडेंट्स कि हम किस तरीके से उनको ऑन बोर्ड लाएँ एंड वी कैन लाइक पार्टनरशिप विद अदर बिजनेसेस एंड दैट। और जो स्टूडेंट्स मेरे थे उस कोर्स में जिन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो मेरे क्लाइंट बनने के उसमें आ गए कि हमें क्लाइंट बना दें। तो दैट इज़ वन थिंग। तीसरा प्रोजेक्ट जो आप लोगों के साथ भी हुआ था, आप लोगों के सामने हुआ था, जो हर्ल प्राइस का था। हर्ल प्राइस में व्हेन आई गॉट टू नो, अगेन हमारी क्लास में सस्टेनेबिलिटी का एक कोर्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो हमारे सर ने हमें कहा कि भाई हर्ल प्राइस का कंपटीशन है, दैट इज़ योर असाइनमेंट, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट। मेरा इरादा वैसे ही था, लेकिन उससे पहले ईयर में डेडलाइन जा चुकी थी। सो हमने ग्रुप के साथ मिलकर बनाया प्रोजेक्ट। इंस्टेड ग्रुप चला गया था बट दैट प्रोजेक्ट रिमेंस। तो क्लीन कम्यूट का हमने बताया है कि एक एप्लीकेशन बनेगी जिसके अंदर जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइक, साइकिलिंग और वॉकिंग और कारपूलिंग करते हैं उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, एंड देन इट विल टर्न इनटू डिस्काउंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हर्ल प्राइस में हमें मौका मिला पार्टिसिपेट करने का एंड वी वॉन द कॉन्टेस्ट। 2 कॉन्टेस्ट हमने हर्ल प्राइस के थ्रू जीते।
एक उनका ऑनलाइन समिट एंड देन सेकंड वन तब ऑन कैंपस, उसी को हमने पार्टिसिपेट किया ज़िंदगी प्राइज़ में हमें ऑन कैंपस कंपटीशन मिला। और नाउ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्टअप्स का थ्रू SEE पाकिस्तान, तो दैट इज़ अनदर थिंग। सही। तो ईमान यानी आपके जो कोर्सेज थे यूनिवर्सिटी के, उन्हीं कोर्सेज को आप लोग ने अपनी स्टार्टअप की जर्नी में इम्प्लीमेंट किया और वहीं से आप लोग को मेन माइंडसेट। एग्जैक्टली, क्योंकि जब वही बात करूँ कि बचपन में जब वो डाल दिया कि आर्मी में जाना है, तो PF में आके थोड़ा सा सेटबैक हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन मेरा फिर मेरी पर्सनैलिटी पे आता है कि मुझे हर चीज़ करनी है। तो मेरा इरादा ये था कि भाई एक बिज़नेस होना चाहिए अपना जो चलता रहे आराम से, पैसिव इनकम वाला। एक अपना जो है अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में या PF में हो जाए मेरा, और एक जो है थोड़ी बहुत चीज़ें हो कॉर्पोरेट में, थोड़ी सा जॉब वो मिल जाए अगर आर्मी में CSS, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो बिज़नेस करना वैसे ही था, और एक तरीके से कह लो कि खून में भी शामिल था, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं बिज़नेस स्टार्टअप किया है, स्टार्ट किया, किसी का अच्छा चल गया, किसी ने जो है वो करके जॉब कर ली। सो दैट इज़ समथिंग कि हमारा बिज़नेस माइंडसेट था। तो सेकेंड ईयर में जब मूनशॉट में पार्टिसिपेट करने का समर वेकेशंस में मौका मिला, तो हमने स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट कर दी। हमने उस पर बहुत अरसे तक काम किया जब तक ये कोर्स आया। सेकंड स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी मिली, तो अभी मेरे 3 स्टार्टअप हैं, विच में उसमें क्लीन कम्यूट जो है वो ज़्यादा आगे काम लीड कर रहा है फिलहाल, क्योंकि दैट इज़ समथिंग जो मैं आई कैन लॉन्च इन लाइक 6 to 7 months। तो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी AI बिजवर्ड पे आती है, कंसल्टिंग एजेंसी। उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन मेरी एक यूनिकनेस है दैट आई डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ। तो दैट इज़ समथिंग के जो मुझे लीड देगी। एंड देन द थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड मोबिलिटी, क्योंकि मुझे उसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ और ट्रांसपोर्टेशन बॉडीज़ की हेल्प चाहिए होगी। सो दैट इज़ इन द बैक कि जब मेरे पास आई एम सस्टेनेबल एंड आई एम स्टेबल, देन आई विल स्टार्ट इट। तो दैट इज़ द जर्नी। तो ईमान, जब हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कुछ भी लॉन्च करते हैं, एक आइडिया आता है हमारे पास, सही है, उसकी एग्जीक्यूशन होती है। वो आइडिया से एग्जीक्यूशन में जो एक हर्डल आती है, उसके बाद फिर जो हर्डल्स आते हैं उसको सस्टेन करने में, तो कैन यू एक्सप्लेन दैट कि मतलब वो सारे स्टेप्स जो होते हैं? सबसे पहली चीज़ ना, जो भी आइडिया आया उसको लिख के रख लो। कैमरे में देख के बोला जा रहा है कि जो भी आइडिया आया ना, उसको एक अपनी बुक बनाओ या पेपर बनाओ, उसमें लिखते जाओ। सोते हुए आया लिख लो फ़ौरन। मेरा एक मानना है कि हर आइडिया जो है ना पॉसिबल है करना। अगर आप इम्प्लीकेशंस, मोरल और एथिकल इम्प्लीकेशंस को ना रखें, एवरी आइडिया इज़ पॉसिबल टू डू, सही। लेकिन आपको अपनी पाकिस्तान के हालात, लीगल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि लीगल आपका वर्क होता है, आपके पास फिर एथिकल चीज़ें होती हैं, मोरल चीज़ें होती हैं, तो उसको देखते हुए फिर आप वेरिएशंस लाते हैं। सो जो न्यू स्टार्टअप या वो लोग जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले बिज़नेस आइडिया अपना उसको एक जगह लिखें, उसमें देखें कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम आप क्या आइडेंटिफाई करें कि यार ये प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है। आपने वो प्रॉब्लम लिखी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा, कि जैसे लेट्स कंसीडर आप लोगों के प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, कैजुअल गुफ्तगू, उसकी केस स्टडी बनाए। तो प्रॉब्लम क्या है कि उन स्टूडेंट्स को हमने कवर अप करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता सेकेंड ईयर के बाद कौन सी फील्ड में। सोल्यूशन क्या है कि वी विल मेक अ पॉडकास्ट, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे स्टूडेंट को कि उसको मालूम हो जाए कि क्या क्या फील्ड्स होंगी, ठीक है। दैट इज़ योर प्रॉब्लम, योर सोल्यूशन। अब उसमें आप सोल्यूशन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एग्जीक्यूशन में आपने क्या किया, आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि हमें चाहिए क्या। अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो हमें एक अच्छा कैमरा, मोबाइल चाहिए होगा, डिवाइस। अगर हम पॉडकास्ट बनाते हैं तो हमें पूरा सेटअप चाहिए होगा, ठीक है। अगर हम लेट सपोज ऐप बनाना चाहते हैं तो हमें पूरी कोडिंग एंड देन रिक्वायरमेंट मोबाइल ऐप की, आजकल नो कोड के अलावा AIs भी आ गए, तो वी विल नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मोबाइल ऐप बना पाएँ। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट कि आपको असल में चाहिए क्या करने के लिए। जब आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें लेट सपोज कि अब हम पॉडकास्ट चाह रहे हैं, तो हमारा सेटअप चाहिए, उसमें कैमराज होने चाहिए, माइक्स होने चाहिए, फिर हमारा एक होस्ट होगा जो टीम में से होगा या मैं खुद हूँ, और हमें गेस्ट चाहिए होगा या हम खुद कर रहे होंगे। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? तो आप लोगों को मौका मिला लिंक्डइन कॉर्नर का, कुछ लोग खुद से फाइनेंस फंडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे जा रहे होते हैं, तो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे ये देखते हैं कि आपको कितना पोर्शन एज एन एमरजेंसी फंड रखना है, सही। क्योंकि आप पूरी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में नहीं लगा सकते इनिशियली, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। इफ़ योर स्टार्टअप इज़ समथिंग जिसके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्ट इट इन अ बिट, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बोलूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है 5 लाख रुपए लगाना, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक साथ 5 लाख रुपए जमा करके लगाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता 50,000, 60,000, 10,000 इस तरह करके लगाना शुरू करें, ताकि जब आपको डेवलपमेंट दिखती है ना, तो यू गेट मोटिवेटेड। सही। क्योंकि एक साथ पैसा लगा दो और स्टार्टअप वैसे काम ना करे,
सो यू गेट डीमोटिवेटेड. फिर वो आइडिया नहीं, आपका मोरल ख़त्म हो जाता है एक बिज़नेस स्टार्ट करने का. एवरीवन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, एवरीवन हैज़ इन देम कि वो बिज़नेस कर सकते हैं. कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती बिज़नेस करने के लिए कि बैचलर्स डिग्री हो. आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए. या हमें लगता है कि मार्केटिंग हो जाए, मुझे पता हो कि मुझे करना क्या है और क्लाइंट्स मिल जाएं, दैट इज़ बिजनेस. नहीं, आपको फाइनेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए जो आप रिसोर्सेज हैं वो आप किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी आपके लिए नेगेटिव है. ठीक है. सो आपने रिसोर्सेज का आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ से मुझे मिल जाएंगे, वेदर इट्स सेल्फ फंडिंग. अब गवर्नमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट्स चल चुके हैं जो आपको कर रहे होते हैं. तो कैजुअल गुफ्तगू को केस स्टडी जो चल रही है कि कैजुअल गुफ्तगू की प्रॉब्लम ये है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि उनको फील्ड्स का नहीं पता. सोल्यूशन हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे जो उनको पता लगे. रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे कि वी विल बी डूइंग पॉडकास्ट, तो उसका हमें चाहिए होंगे माइक एंड पॉडकास्ट सेटअप. रिसोर्सेज के बाद हमें रिसोर्सेज मिल गए. अब नाउ थिंक कि स्टार्ट कैसे करना है. स्टार्टिंग में फर्स्ट थिंग क्या है कि आप जो है कंटेंट क्या बनाएंगे, कंटेंट स्ट्रेटजी, डायरेक्शंस, कंटेंट राइटिंग, दैट इज़ वन थिंग. अगर कंटेंट राइटिंग अच्छी नहीं है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, यूज़ एआई आपको जेनरिक देगा लेकिन आपको आइडिया दे देता है. ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर दे देता है. ह्यूमन माइंड काम ही ऐसे करता है कि मैं अभी एक आइडिया दूँ ना, यू गेट इनोवेटिव कि मुझे ये भी कर सकते हैं इसमें, इसमें ये भी कर सकते हैं. और डीपीए ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर दे दी है कि इनोवेशन इज़ एवरीथिंग. डीपीए में प्रोजेक्ट्स करते करते आई स्टार्टेड इन लाइक 2022, जो मेरा पहला इवेंट था, जो मुझे मेरी ही टीचर ने दिया था. वहाँ से इनोवेशन की एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, क्रिएटिविटी की. एंड दैट्स समथिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड मी कि एक आइडिया दो एंड आई कैन गिव यू 100 मोर आइडियाज़ कि इसी हद में रहते हुए व्हाट यू कैन डू. सही. सो दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू डू. और जब आप देख लेते हैं कि आपके पास कंटेंट आपका बन गया, अब आपको पता लग गया आप कंटेंट को मार्केट कैसे करना है, तो स्टार्टअप्स को व्हाट आई सजेस्ट कि गो फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग. इनिशियली पेड एड्स नहीं लगाओ. क्यों? आपके पास ऑडियंस नहीं है देखने के लिए. जब आपके पास थोड़ी बहुत ऑडियंस होती है ना, लाइक अराउंड 500 600, तो उनके पास एड्स जाते हैं, फिर नॉन फॉलोवर्स के पास एड्स जाते हैं. इनिशियली स्टार्टअप्स को आई सजेस्ट कि जब आप स्टार्ट करो ना तो मेक इट 3 रील्स पर डे. कंटेंट की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओ, क्वालिटी उसको रखो. क्वालिटी अपनी मीडियम रख के क्वांटिटी को बढ़ा दो. सही. और क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला थोड़ा सा इंगेजिंग और रिलेटेबल हो. और कंटेंट को इस तरह से नहीं बताओ कि यू आर पिचिंग इट. जब आप मार्केट सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो सोशल मीडिया पे आपके इन्वेस्टर्स नहीं बैठे ना, आपकी ऑडियंस बैठी हुई. तो मेक इट रिलेटेबल कि अगर मेरा उसका कैजुअल गुफ्तगू का स्टार्टअप है जिसमें हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई विल स्टार्ट एज कि स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, इंटरमीडिएट की, अंडर ग्रेजुएट की, ग्रेजुएट्स की, मैट्रिक की. उस कंटेंट के साथ साथ करके फिर देन आई डायरेक्ट देम कि हमारा पॉडकास्ट है, कि जैसे मैंने बताया कि आजकल स्टूडेंट्स के बड़े मसले मसाइल हैं, हमें ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो क्यों ना इसको पॉडकास्ट पे बात करें. हमने आज इस गेस्ट को बुलाया जो इसको करेंगे. तो वो डायरेक्शन जो होती है उनको फ़ौरन करती है कि यार चलो देखते हैं, क्या पता सोल्यूशन हो या क्या पता थोड़ी रिलेटेबिलिटी हो जाती है. क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ है कि दूसरों के दुख में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, हमारा अपना दुख दिखने लग जाता है. सो एक चीज़ ये, तो जब आप मार्केटिंग स्टार्ट करें, पेड एड्स फ़ौरन नहीं लगाने, अपना कंटेंट बनाओ, उसको रिलेटेबल बनाओ. और अगर ग्लोबली जाना है तो कंटेंट इंग्लिश से स्टार्ट करो. या फिर अगर उर्दू में बोलना चाह रहे हो कि पाकिस्तानी ऑडियंस से रिलेटेबल हो तो इंग्लिश में कैप्शंस डालना स्टार्ट करो, क्योंकि दैट मेक्स इट ईजियर. क्योंकि जब आपके इन्वेस्टर देख रहे होते हैं ना, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियली कि इनिशियली इसने क्या किया था. फिर आप मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते जाओ. व्हेन यू गेट टूवर्ड्स 500 600 और आपकी इंगेजमेंट भी अच्छी आ रही, देन गो फॉर पेड एड्स. पेड एड्स पर आपको हेल्प करेंगे कि सिर्फ ऑडियंस जो है उसी के पास नहीं, जो नॉन फॉलोवर्स हैं उनके पास भी जाएगी, और नॉन फॉलोवर्स को ऑडियंस बनाए. दैट इज़ वन थिंग. जैसे अगर अभी मैं बात करूँ कैजुअल गुफ्तगू की, यू हैव हाउ मैनी फॉलोवर्स डू हैव राइट नाउ? 713 आई गेस. 730 एंड यू हैव सब्सक्राइबर्स अराउंड 400 समथिंग ऑन यूट्यूब. क्लोज टू 500. तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हो कि अपनी इंगेजमेंट और बढ़ाओ, तो सबसे पहली बात वीडियोस को क्यूरियोसिटी बदल दो. वीडियोस में क्यूरियोसिटी डालना शुरू कर दो कि हम करने क्या वाले हैं. क्यूरियोसिटी पैदा करते जाओ, कंटेंट का बढ़ाते जाओ. क्योंकि हम जब हमारे पास अब एक आदत लग चुकी है डूम स्क्रॉलिंग की. जब स्क्रॉल करते करते एक ही अकाउंट की 4 वीडियोस आ रही होती है ना मेरे पास एक ही बारी में, तो आए ऑटोमेटिकली होता है क्लिक करके देखो कि चल क्या रहा है. क्योंकि एक बात ख़त्म हुई, एक रील पे चलो चली गई, दूसरी रील आपने हुक पे छोड़ दी, तीसरी रील आपने हुक पे छोड़ दी, तो मुझे जाना ही पड़ता है देखने के लिए कि चलो देख लेते हैं.
तो दैट इज़ वन स्ट्रेटेजी. और आई वुड सजेस्ट कि मार्केटिंग में अगर इंस्टाग्राम पर हो तो रील्स में स्टोरीज़ में जो है अपनी आप को दिखाओ, अपना Make humanized content. हाँ, स्टोरीज़ में जब अपने आप को दिखाना शुरू करोगे ना तो स्टोरीज़ देखने से जो है एक रिलेटेबिलिटी ये आती है कि आप जो है बिहाइंड द सीन्स दिखाने लग जाते हैं. बिहाइंड द सीन्स से जो लोग इंस्पायर होते हैं ना उनको ये पता लगता है कि यार अगर ये स्टार्ट कर सकता है इन तरीक़ों से तो मैं भी कर सकता हूँ. वही बात ना कि लोगों को आपके काम से ज़्यादा आप में इंटरेस्ट होता है. आप जब आप में इंटरेस्ट होने लग जाएगा ना लोगों को ऑटोमेटिकली आपके काम में इंटरेस्ट होने लगता है. सो दैट इज़ वन थिंग कि मार्केटिंग में ऑर्गेनिकली स्टार्ट करो. जब ऑर्गेनिकली बढ़ने लग जाओ और लगे कि इंगेजमेंट और फॉलोअर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. अगर आपके 600 फॉलोअर्स हैं तो आपकी इंगेजमेंट में लाइक्स अराउंड जो है 100 होने चाहिए और कमेंट्स आपके 25-50 होने चाहिए. सो दैट इज़ योर गुड इंगेजमेंट. अगर शेयर्स की बात की जाए तो वो 12-15 तक के आता है. तो दैट इज़ वन थिंग आई कंसिडर गुड इंगेजमेंट. और तब आप पेड एड्स लगाना शुरू कर दो. आप पेड कोर्सेज कर सकते हो. जैसे अगर मैं कैजुअल गुफ्तगू की बात करूँ, मेरी अब इंगेजमेंट बढ़ गई, मेरा बहुत अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है. नाउ आई विल एक्सपेंड माई कॉन्टेंट और एक्सपेंड माई ऑडियंस. कि अगर मैंने सिर्फ बात करी फील्ड्स की, अब नाउ आई कैन गिव देम कोर्सेज या फिर ऐसी गाइडेंस जो पेड हो ताकि मुझे भी रेवेन्यू जनरेट हो. क्योंकि अब रेवेन्यू की बात आ गई है. सब्सक्रिप्शंस पे काम शुरू हो गया. मैंने उन स्किल्स पे काम करवाना शुरू कर दिया जिनसे यूनिवर्सिटी में और कॉर्पोरेट लाइफ में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी. उससे क्या हुआ कि एक वैल्यू जो मुझे सोसाइटी को देनी थी वो दिल रही है पॉडकास्ट फ्री पॉडकास्ट के थ्रू. लेकिन मुझे क्योंकि अपना भी रेवेन्यू बनाना है और स्टार्टअप को बड़ा करना है तो वी गो फॉर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन. या फिर कुछ ऐसे पॉडकास्ट और कंटेंट जो प्रीमियम है मैंने उसको सब्सक्रिप्शन में डाल दिया. तो दैट इज़ अनदर थिंग. और प्लेटफॉर्म एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. जैसे अगर मेरे पास कैजुअल गुफ्तगू मेरा अगर स्टार्टअप है एंड आई गेट अराउंड 1K फॉलोअर्स ऑन इंस्टा एंड मेरे यूट्यूब पे 500 हो गए. मैंने पॉडकास्ट को गूगल पॉडकास्ट पे डालना शुरू कर दिया, स्पॉटिफाई पे डालना शुरू कर दिया, एप्पल पॉडकास्ट पे डालना शुरू कर दिया. उससे क्या होगा, वो लोग जो यूट्यूब पे नहीं आते वो उस पर आ जाएंगे. और फिर अपना यूजुअली वीक से कि वेबसाइट बनाओ. अगर वेबसाइट के पैसे नहीं है ना या फिर वेबसाइट नहीं बन रही, यूज़ फॉर लिंक ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लिंक्स आप डाल सकते हैं अपने वर्क के डिफरेंट जगहों से. वो फ्री वर्जन होता है, उसमें लिखा हुआ उनका वाटरमार्क लगा हुआ होता है और आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. वॉलपेपर उसका चेंज कर सकते हैं, उसके बटन्स चेंज कर सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं. तो वो इनिशियली आई ऑल्सो यूज़ लिंक ट्री फॉर माई ओन पर्सनल ब्रांड. तो लिंक ट्री से क्या होता है कि आपके सारे लिंक्स एक जगह हैं, ऑडियंस ने क्लिक किया, सारे लिंक्स एक जगह, जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ चले जाए. आपने लिंक ट्री पे इंस्टा के अलग लोगोज लगे हुए थे, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, उसके लोगोज में आपने अपने लिंक्स डाल दिए. नीचे आपने अपना जो इनिशियल अब न्यू पॉडकास्ट आया उसकी लिंक डाल दी जो चेंज होती रहेगी. नीचे दो आपने एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट के वो डाल दिए लिंक्स, स्पॉटिफाई के डाल दिए. तो उससे क्या हुआ, जिसको जिधर जाना है वो उधर चला जाएगा. सो दैट इज़ इनिशियल थिंग. मार्केटिंग के पास हमारे पास देन आता है कि आपने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है. रेवेन्यू जनरेशन में अगेन जब आप सोल्यूशन जो होगा आपका आप उससे निकलवाओगे कि पहले लोगों को हम फ्री कंटेंट देंगे क्योंकि सबको फ्री बहुत पसंद है. आहिस्ता आहिस्ता करके जब एंगेजमेंट बढ़ेगी देन मेक इट पेड. शुरू से जब बता दोगे ना मेरा पेड कंटेंट है, लोग कहते हैं कोई नहीं आता, कोई नहीं आया. बहुत कम लोग होते हैं, वो भी जब आपकी फेस वैल्यू होगी. या तो पहले अपने फेस वैल्यू बनाओ या फिर लोगों को फ्री कंटेंट दे के देन गेन इट. क्योंकि लोग पहले बिलीव ही उस पर करते हैं जब तक कोई उनको वैल्यू ना दे. रेवेन्यू के बाद अभी तक मैंने बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर्स की और वेंचर कैपिटलिस्ट की नहीं की. बिकॉज आई बिलीव कि जब आप खुद से फंडिंग स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपको इन्वेस्टमेंट की ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है. लेकिन जो स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स की तरफ जा रहे होते हैं उनको फिर ज़रूरत पड़ती है पिच की, जो हम यूजुअली कॉम्पिटिशन्स में भी करते हैं. तो पिच का एक बहुत अलग सिनेरियो होता है कि हाउ यू पिच योर आइडिया. सिर्फ वो ये नहीं होता कि मैंने अपना नाम बता दिया, आइडिया बता दिया, प्रॉब्लम सोल्यूशन. आपको उसको इन डेप्थ इन फ्यू मिनट्स पूरा समझाना होता है क्योंकि इस अटेंशन स्पैन हमारी कम है और हमें चाहिए प्रॉफिट ज़्यादा. स्टार्टअप्स के लिए एक और एडवाइस, इनिशियली वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं VCs उनके पास आ जाना. वेंचर कैपिटलिस्ट वही होते हैं कि एक प्रोग्राम पे दे इन्वेस्ट और दे सजेस्ट कि 100x उनको प्रॉफिट मिले विद इन फ्यू ईयर्स. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि अगर कोई शख्स 1 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट कर रहा है VC वेंचर कैपिटल, तो वो चाहेगा कि 3 से 4 सालों में आप उसको प्रॉफिट 1 करोड़ का दें. सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ पॉसिबल. तो जब आप मार्केटिंग और इन सब चीज़ों से फारिग हो जाएं कि आपका काम चल रहा है, अब आप आइडेंटिफाई करें ऐसी बॉडीज़ जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, पार्टनरशिप. ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स, NGOs,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज़, स्टार्टअप्स गवर्नमेंट बॉडीज़ पे भी काम कर रहे होते हैं। सही। उनके साथ जब आप पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो आप उनको भी एज एन इन्वेस्टर ऑन बोर्ड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू पिच, तो दैट इज़ वन थिंग। तो अगर हम टू समराइज, स्टार्टअप्स को क्या करना होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सोल्यूशन, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उनको कैसे लेना है, रिसोर्सेज मिलने के बाद कंटेंट क्या बनाना है, मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, रेवेन्यू के बाद इन्वेस्टमेंट। सही। इसके अलावा ईमान, मैं आपकी जब प्रोफाइल चेक करी थी तो आप अपनी अभी जो है वो यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रही हैं। यस। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि आपको वो इंटर्नशिप, एक तो पहली बात वो इंटर्नशिप को पता कैसे चला कि यूनिवर्सिटी में भी इंटर्नशिप्स आती हैं, और दूसरी बात है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका अब तक? अच्छा, तो इंटर्नशिप्स की अगर बात करी जाए यूनिवर्सिटी में, मुझे जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही इंटर्नशिप मिली, बट दैट आई मेड इट। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आपको इनिशियली ऑफ़र करती है एडमिशन ऑफिस में, अब जो है दिस ईयर ऑरिक में, इंक्यूबेशन सेंटर में, एंड ICCBS में भी इंटर्नशिप्स ऑफ़र होने लगी हैं। सही। तो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट ऐसे हुई थी कि व्हेन मेरी जो सीनियर मेंटोर हैं और अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंचार्ज डॉक्टर साइमा अख्तर, उन्होंने जब इंचार्जशिप ली तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे जो मुझे डिपार्टमेंट में करने थे, क्योंकि एक चीज़ बचपन से जहाँ भी जाओ नाम बना के वापसी आना है कि लोगों के नाम पे हो कि ईमान दी। तो सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा 4th सेमेस्टर था, तब मेरे पास एक कोर्स था सोशल इंटर्नशिप का जो मैंने बताया। उसके अंदर मेरी टीचर थी डॉक्टर तहमीना। डॉक्टर तहमीना ने अचानक से एक दिन कॉरिडोर में रोका, बोला ईमान तुम इतना सब कुछ कर रही हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हो, डिपार्टमेंट में कुछ क्यों नहीं करती? मैंने कहा आप बताएं क्या करना है। उन्होंने कहा सिविक इंगेजमेंट का टॉपिक है, उस पर मुझे एक सेमिनार चाहिए, सेमिनार रिगार्डिंग डिफरेंट फील्ड्स के, NGO से लोग लो जो काम कर रहे हैं उनसे काम लो, और मुझे सेमिनार चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। मैंने कहा ओके। हमने एक छोटा सा सोशल इंटर्नशिप्स का सेमिनार पैम्फलेट बनाया। अब मेरा इरादा ये था कि हम उसके लिए स्पॉन्सर्स लें और उसको एक फुल फ्लेज इवेंट बनाएं, लेकिन क्योंकि हमें वो विद इन 2 वीक्स करना था तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। स्पॉन्सर्स के लिए मिनिमम यू नीड एटलीस्ट 45 डेज़ ताकि आपको स्पॉन्सर्स मिलें। लेकिन मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई बहुत जगहों से, क्योंकि इवेंट छोटा सा था, अराउंड फॉर 30-40 स्टूडेंट्स, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। वरना मेरे पास पाई इन द स्काई, केक गिफ्ट इनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप्स का था, लेकिन उन्होंने कहा कि एटलीस्ट वी नीड 100 स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ वन थिंग। फिर मैंने उसके लिए 3 उम्मे हबीबा TEDx करवाती हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उनको बुलाया था। देयर वाज मुर्तज़ा अशारी जो SMIU सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में थे और डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल वर्क पे बहुत काम करते थे। तो इन 2 को मैंने एज एन गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था। इन्होंने अपनी जर्नीज़ बताई कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो मैंने उसको नाम दिया था सोशल वर्क का, कि हाउ टू एक्सपोज योर सेल्फ इन द सोसाइटी इन अ सोशल वर्क का। वो इनिशियल स्टार्ट था कि डिपार्टमेंट में अब बहुत कुछ करवाना है। उसके बाद क्योंकि जब वो स्टार्ट हुआ तब डॉक्टर साइमा आहिस्ता आहिस्ता जो है इंचार्जशिप ले रही थी, तो उनके साथ कोलैबोरेशन हुई कि मैम ये गेस्ट आएंगे, ये लोग होंगे। जब इंचार्जशिप उनकी कंफर्म हो गई, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज मेरे देने के बाद पर्सनली आई वेंट टू हर कि मैम डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो लेफ़्ट आउट है और हमें क्या करवाना है। पहली चीज़ स्टूडेंट्स की पर्सनल लर्निंग, सिमिलर सेमिनार जो कोर्सेज से रिलेटेड हो, PR बढ़ानी है डिपार्टमेंट की, सोशल मीडियाज़ वगैरह, डिपार्टमेंट को रेनोवेट और करवाना है, और चीज़ें जो रह गई हैं जो अब ख़राब होती चली जा रही हैं उनको सही करवाना है, और एक मैनेजमेंट सही करवानी है। जब मैम ने सुना, मैम ने कहा आइडिया अच्छा है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन लिया कि तुमने करवाना क्या क्या। DPA में डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके ये पेपर नहीं है ना किसी के सामने, आप कुछ नहीं करवा सकते। मैंने डॉक्यूमेंट बनाया कि हम DPA में क्या क्या करवा सकते हैं, उनके सामने रखा। उन्होंने उस 6 आइडियाज़ में से 600 आइडियाज़ निकाल के मुझे दिए कि हम ये कर सकते हैं। मैंने कहा मैम 2 साल बाकी हैं, 2 साल में जो करवा सकती हैं करवा लें, मैं अवेलेबल। हमने स्टार्ट किया। हमने उसके बाद सबसे पहला इवेंट सोशल साइकोलॉजी का किया, जिसमें मेरी जो डॉक्टर थी जो पढ़ा रही थी, शी स्टार्टेड। वो 2 दिन का इवेंट था एंड देयर वाज 99% ऑडियंस जो थी वो बाहर की थी, आउटसाइडर्स, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से और डिफरेंट डिपार्टमेंट से। बड़ी बड़ी ख़वातीन थी जिनको साइकोलॉजी का शौक़ था, मेंटल हेल्थ के ऊपर। डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट, बहरिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हुए थे, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हुए थे, एंड दैट वाज अ पेड इवेंट। वी चार्ज फॉर अराउंड मिनिमल 200 रुपीज़ पर डे, और मेरे पास ऑडियंस दोनों दिन की मिला के अराउंड 400 थी।
जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी 2 दिनों में। उसके अंदर बहुत बेहतरीन इवेंट किया। फर्स्ट डे में हमने साइकोलॉजी के मिनिमल्स जो हमने पढ़े थे क्लास में वही हमने वहाँ पढ़ा है। सेकेंड डे में मेरी टीचर ने मेडिटेशन और योगा करवाई थी वहीं पे। सो वो एक होलसम इवेंट था, बहुत सक्सेसफुल गया, हाई टी भी थी, सब कुछ था। उसके बाद फिर हमने एक और इवेंट करवाया। 3 इवेंट गुजर जाने के बाद मैम ने कहा ईमान सब छोड़ो, एज एन इंटर्न मेरे पास काम करो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के नाम से, सही, और अब बनाना शुरू करो अपनी टीम जो अभी तक बन रही है क्योंकि टाइम लगता है। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ वो इंटर्नशिप शुरू हुई। मैम ने कहा कहीं और इंटर्नशिप मत देखो, तुम्हारा वैसे ही कोटा जो इंटर्नशिप का था मेरा फुलफिल हो चुका था। मैंने फर्स्ट ईयर में ही 3 इंटर्नशिप्स करी थी एंड देन इट वॉज फुलफिल्ड। तो मैम ने कहा कि मेरे पास इंटर्नशिप्स करो एंड देन हम जो भी प्रोजेक्ट्स होगा वो तुम्हारे इंटर्नशिप्स के उसमें आ जाएगा। तो इंटर्नशिप्स के बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आया था मेरे पास वो था एजुकेशन एक्सपो। एजुकेशन एक्सपो की पहले ही टीम बन चुकी थी, उसमें मैम ने मुझे लिंकअप किया। हमने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पहला कराची का एजुकेशन एक्सपो करवाया। उसके अंदर अराउंड 27 कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप थी और वो इवेंट हमने करवाया था लॉ स्कूल में। फिर हमारे पास उसके बाद सेकंड मेगा इवेंट आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजिंग मेगा सिटीज़ रिसर्च कॉन्फ्रेंस। उससे पहले हमने उसकी 4 दिन की वर्कशॉप्स करवाई थी और फिर वो 2 दिन का इवेंट था। उसके बाद फिर हमने अब जो है इवेंट करवाने वाले थे डॉक्टर इराकी, हमारे जो वीसी हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, उनकी रिटायरमेंटशिप का उसका हमने इवेंट किया। अब जो है हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जो हम आफ्टर अगस्त करने वाले हैं। सो इंटर्नशिप्स के अंदर मेरे पास इवेंट मैनेजमेंट की और लीडरशिप की जो स्किल्स थी वो आने के साथ साथ मेरे पास इंटरव्यू करना, डॉक्यूमेंटेशन, किसी से कैसे बात करनी है, कंपनी से स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है, कंपनीज के लोगों से कैसे बात करनी है, कंपनीज के लोगों से एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए सेम लेवल, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आई एम रिप्रेजेंटेटिव, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। तो एज एन रिप्रेजेंटेटिव एक टेबल पे बैठ के कैसे बात करनी होती है, दैट इज़ द थिंग दैट आई गॉट टू नो। क्योंकि और कंपनीज़ के लिए स्टूडेंट और इंटरव्यू का जो रिलेशन होता है वो अलग होता है और रिप्रेजेंटेटिव्स का रिलेशन अलग होता है। तो वहाँ पे डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, ऐसी स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है। तो दैट इज़ जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और जो थोड़ी सी नहीं थी वो आ गई। सो इस इंटर्नशिप ने यूजुअली कहो तो एज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरी बहुत हेल्प की, और बढ़ता चला गया। और दूसरा ये कि जो स्किल्स अब हमारे यहाँ पाकिस्तान या कराची में नहीं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट जो है एज सच हमारे यहाँ नहीं माना जाता। इवेंट है, हो जाएगा, हम करवा लेंगे, नहीं होता। देखो करवाने को आप कुछ भी करवा लो, लेकिन एक होते प्रॉपर मैनेजमेंट, वो लाजमी। तो वो इवेंट मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर जब प्रोजेक्ट्स आने लग गए तो आइडियाज़ और इनोवेशन और क्रिएटिविटी, फिर हमने एक बेहतरीन काम ये किया कि अभी अराउंड 4 मंथ्स हुए हैं, 4 मंथ्स बैक हमने एलुमनाइज को अपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सही, क्योंकि एलुमनाइज आर द फाउंडेशन किसी भी डिपार्टमेंट की। तो हमने एलुमनाइज को इकट्ठा किया। इरादा हमारा लास्ट ईयर से चल रहा था। फिर हमने, मैम ने अचानक से, जिनका पहले से ग्रुप था उसमें न्यू ग्रुप जो मैंने बनाया था कि हमारा एक इरादा था कि इवेंट करवाएंगे और ये सब करेंगे, उन्होंने वो ग्रुप की लिंक डाल दी, उसमें एलुमनाइज आने लग गए। टू द पॉइंट 2 दिन के अंदर ग्रुप फिल हो चुका था और नहीं आ सकते। मैंने आफ्टर फ्यू डेज़ कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी के अंदर नाउ वी आर अराउंड 2000+ पीपल कि जिनके 3 से 4 ग्रुप्स बढ़ चुके हैं एंड वी हैव अराउंड 50+ ग्रुप्स जो उन्होंने अपने क्लास फेलोज़ के बनाए हुए हैं एंड वी आर वर्किंग ग्रेट। हमने एलुमनाइज के 2 इवेंट करवा चुके हैं। एक जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे इवेंट करवाया था शाम गज़ल के नाम से। एक पर्सनल लेवल पे इवेंट करवाया था बारबेक्यू नाइट के नाम से आफ्टर ईद उल अज़हा। सो एलुमनाइज के, और एलुमनाइज ने हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जब हम कम्युनिटी बनी तो आफ्टर 2 मंथ्स हमारी, आप अगर देखें डिपार्टमेंट्स के अंदर जगह जगह वो वाटर कूलर्स लगे हुए, तो वो उन्होंने डोनेट किए थे। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम डिपार्टमेंट में एसी लगवाएं, तो दैट इज़ फ्रॉम एलुमनाइज। तो एलुमनाइज के अब जो हमारा गोल है वो ये है कि एलुमनाइज की एसोसिएशन बना दें। सो दैट इज़ वेयर आई एम ऑल्सो लीडिंग
कि एक जगह से लोगों को इकट्ठा करके उनको कैसी एसोसिएशन बनानी है। तो जो हायरार्की होती है, आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट कि हायरार्की बनती कैसे, कि अगर फाइनेंस में जाना है तो उसके कितने लोग लगेंगे, मार्केटिंग में कैसे जाएंगे, तो ये चीज़ सही। तो मैंने आपने इंटर्नशिप के बारे में बताई थी, तो आप बताई थी कि आपने इवेंट्स बहुत सारे करवाए, सही। इवेंट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वन थिंग वाज कि आप स्पॉन्सर्स लेके आई। किसी भी इवेंट करवाने के लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए होते हैं। इवन कोई स्टार्टअप भी करता है, आपको स्पॉन्सर चाहिए होते हैं। तो आप स्पॉन्सर्स को कैसे रीच आउट करती हैं? अच्छा, स्पॉन्सर्स को रीच आउट करने के 4 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप गूगल पे गए, कंपनी, आपको कंपनीज़ का पता है कि यार मेरा ये इवेंट है, उसमें ये कंपनीज जो रेलेवेंट है। जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हम लोग करवाते हैं वेलकम पार्टी फ्रेशर्स की। तो वेलकम पार्टी होनी थी मार्च में, जनवरी में व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप ऑडिट की। तो अब हम कह रहे हैं यार वेलकम पार्टी के लिए मैंने आईटी डाला है, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, आराम से जो स्टूडेंट्स का पैसा आएगा वो हम लोग आराम से पार्टी कर लेंगे या स्टूडेंट्स को वापसी दे देंगे। तो अब सब कह रहे हैं वेलकम पार्टीज़ में ना स्पॉन्सर्स नहीं आते क्योंकि कंपनी को कॉर्पोरेट इवेंट चाहिए होता है। हमने कहा ओके, हम गए, हमने कंपनी सर्च की, हमने कोका कोला को रीच आउट किया, हमने उस वक्त कोका कोला चल रही थी, पेप्सी चल रही थी, अलाउड था, बाइकआउट नहीं था, हमने उनको रीच आउट किया। हमने वॉल्स को रीच आउट किया, आइसक्रीम लगवाएंगे। फिर मैंने अपनी टीचर से बात करी, उन्होंने एक कॉन्टैक्ट का नंबर दिया, तो हमने उनको रीच आउट किया, उन्होंने हमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स दिए। सो करने का तरीका ये होता है, या तो आप कंपनीज आपको पता हो, आप उनको ईमेल्स करें, आप उनको लेटर्स लिख सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भी लिखा था, तो लेटर्स लिख सकते हैं, ईमेल्स होता है, या फिर आपको कांटेक्ट मिल जाता है, व्हाट्सएप कांटेक्ट। अक्सर अब पाकिस्तानी कंपनीज जो छोटी छोटी होती हैं, लोकल बिजनेसेस, वो अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप कांटेक्ट देती हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करें, प्रपोजल बनाएं, ज़्यादा बड़ा नहीं, हमने ज़्यादा बड़ा बना दिया, 2-3 पेजेस का बना के उनको दें और उनको बोलें कि आप सिर्फ हमसे कैजुअल मीटिंग करें, हम उसमें डिस्कस करते हैं कि आपको हम क्या दे सकते हैं और हम आपको क्या दे सकते हैं। एक ईमेल हो गया कंपनीज़ का। एक हो गया कि आप इंडिविजुअल्स को ढूंढें कि अगर अब मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए तो देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स जो देखते हैं, मार्केटिंग, स्पॉन्सर्स और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस डिपार्टमेंट के हमने इंडिविजुअल्स को ढूंढना शुरू किया, उनको लिंक्डइन पे रीच आउट किया कि हम इस तरीके का इवेंट है, इफ़ देयर इज़ एनी हेल्प या गाइड कर दें। उनको हमने ईमेल्स भी करी और उनके कॉन्टैक्ट्स अगर निकल सकते थे तो हमने व्हाट्सएप पे कॉल्स भी करी हैं उनको। दैट इज़ अनदर थिंग। तीसरा ये हुआ कि जो आपके टीचर्स हैं या इवेंट्स आपके मेंटर्स हैं, आप उनसे अपने कनेक्शंस बढ़ाएं, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इतने अरसे काम करके उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो खुद नहीं संभाल पाते। तो मैंने अपने टीचर को रीच आउट किया, उन्होंने मुझे एक कॉन्टैक्ट दिया और उस कॉन्टैक्ट ने मुझे तकरीबन 10 अफराद के कॉन्टैक्ट्स अलग से दिए। उन 10 को हमने कॉल्स करी हैं बैठ के, और यू वोंट बिलीव कि हमारी थीम रिवील थी और 2 दिन बाद हमारी वेलकम पार्टी है। थीम रिवील वाले दिन थीम रिवील हो गई, एक क्लास में बैठ के हम लोग कॉल्स पे लगे हुए, हेलो सर हमारा ये इवेंट है, वेलकम पार्टी है इस दिन, ये सब ना। एक थे बी फाइलर जो टैक्स फाइलिंग थे, उन्होंने कहा ठीक है हम स्पॉन्सर्स का देखते हैं, आप हमारे साथ मीटिंग कर लें। अब टैक्स फाइलिंग वाले को वेलकम पार्टी से रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने कहा चलते हैं। हम गए, वो उनका ऑफिस था शारा फैसल पे। सही। उन्होंने कहा ईमान तुमने मुझे बताया है, अब हम जिस दिन गए हम लेट हो गए थे, हम गए वेलकम पार्टी से एक दिन पहले। उन्होंने कहा अगर तुम एक दिन और पहले आ जाती ना तो मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप दिलवा देता। एंड दैट इज़ समथिंग कि मुझे लगा कि यार वी आर सो क्लोज कि लोग देते हैं। हम ये कहते हैं ना कि कोई नहीं देता पैसे, ये नहीं, आपको अपने इवेंट को पेची ऐसे करना है। हमने उनको बोला हम आपको लोगो लगवाएंगे, ठीक है, हम आपको स्टूडेंट्स देंगे काम करने के लिए, इंटर्नशिप्स करवाएं, आपको टैक्स फाइलिंग है ना, हमारे पास टैक्स फाइलिंग का है, हम फाइनेंसिंग पढ़, हम आपको फाइनेंस के स्टूडेंट्स देते हैं, आप उनको से इंटर्नशिप्स लें। और दूसरी चीज़ ये, हम आपकी मार्केटिंग करके देंगे, आपको क्लाइंट्स ला के देंगे। तो एंड वी वर ऑन बोर्ड, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स थे जो मार्केटिंग में काम कर रहे थे, हमारे 3rd और 4th ईयर के सीनियर्स। हमने कहा आपको जॉब्स मिलेंगी, हमारा काम हो जाएगा। सो हमने ये आइडियाज़ निकाले, हमने उनको बताया। और देखो ये नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, जब आप स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं ना तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये पता लग गया ना और आपने उनके वीक पॉइंट को पकड़ लिया, आपको स्पॉन्सर्स मिलने। स्टार्टअप्स के लिए भी यही है, तुम्हारा इन्वेस्टर है, अब तुमने देखा इन्वेस्टर की प्रोफाइल यार अच्छी बनी हुई है, वेबसाइट अच्छी बनी हुई है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा ये अपने स्टार्टअप एक और स्टार्ट करने वाला है, आपने उस कोलैबोरेशन की बात कर दी कि हम कोलैबोरेट करते हैं, हमारा ये आइडिया आपसे मिलता है, हम ये काम करके देंगे, आप हमारे साथ इस तरह कर लें। तो वो क्यों नहीं करेगा जब उसको एक काम जो लेट सपोज कि अगर मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, उसका स्टार्टअप है, मैं बोलूँ कि चले आप हमें इन्वेस्टमेंट दें, हम आपकी फ्री में मार्केटिंग कर देंगे। और प्रॉपर जैसे हम नॉर्मली क्लाइंट्स के साथ करते हैं, जो चीज़ उसको कम में पड़ रही होगी उसको ज़्यादा
की तरफ नहीं हाँ। जाएगा, क्योंकि उसको एक तो रेवेन्यू मिल रहा है उसकी हाँ। इन्वेस्टमेंट का, प्लस उसको फ्री में क्लाइंटल मिल रहा है, तो दैट इज समथिंग। सही। तो ईमान, आप एक बात बताई थी कि स्पॉन्सरशिप ढूंढने के लिए 3-4 चीज़ें बताई आपने, उसमें तक प्रपोजल लिखते हैं हम आप। Yes. सही। तो आप बता सकते हैं कि प्रपोजल लिखते कैसे, मतलब बेसिक्स अगर हों कि आप ये चीज़ें लाजमी ऐड करते हो प्रपोजल में या ऑल दैट? अच्छा, तो वैसे तो रिसोर्सेज होते हैं आपके, लाइक आप कैनवा पे जाएं और लिखें प्रपोजल, तो वो आपको बना बनाया देते हैं, लेकिन दैट इज़ बिजनेस प्रपोजल। जब आप जो है अपने क्लाइंट को बताते हैं कि यार दिस इज़ माई बिजनेस, हम ये सब कर रहे हैं। जब आप किसी इवेंट का प्रपोजल बनाते हैं ना, तो मैंने ये देखा है 6, 7, 8 पेजेस के बजाय 2 पेजेस का प्रपोजल बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। अच्छा। सिंपल पेज पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे सबसे ऊपर लिखो तुम्हारा इवेंट क्या है, सही है। उसका नाम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखो कि है क्या ऑब्जेक्टिव हमारा, ये हमने ये करना है, सही है। उसके बाद आप ये लिखेंगे आपको चाहिए क्या, सही है। सही है। एंड देन व्हाट आर यू ओपन फॉर, सही है। ठीक है। जब आप ये बता देते हैं ना कि आपको चाहिए क्या और आप किस चीज़ के लिए ओपन है, उसको सामने पहले पेज पे पता लग जाता है, क्योंकि हम स्कैनिंग जब करते हैं ना, HR हो, इंटरव्यूवर हो, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर हो, जब वो स्कैन करता है ना कोई भी इंसान, तो वो L फॉर्मेट में शेप करता है कि वो यूं जाता है देखने के लिए कि अच्छा ये है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी यूं करके ही देखते हैं, तो दैट इज़ वन थिंग। तो आप जब एक ही डॉक्यूमेंट में सबके सामने चीज़ें लिख देते हैं ना कि हम ये दे सकते हैं, आपसे ये ले सकते हैं और इतने में लेंगे, तो उसको पता लग जाता है कि यार ये काम है, अब वो उसके ऊपर होता है। तो इंस्टेड कि हम बोलें कि आप बताइए कि आप हमें 5 लाख रुपए दे सकते हैं, हम ये करते हैं कि आप हमारे साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर लें। मीटिंग स्केड्यूल करके हम इसको और एलैबोरेट कर सकते हैं कि एक सर्विस को हम किस तरीके से दे पाएंगे। उससे क्या होता है कि सामने वाले की क्यूरियोसिटी होती है कि हम देखेंगे सामने वाला है कैसा। कि जैसे मैंने लेट सपोज मेरा इवेंट है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ठीक है, मुझे अराउंड मेरे 150 स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट। मैंने डॉक्यूमेंट में डाला है ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। गेस्ट स्पीकर की भी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू की बात अलग हो। गेस्ट स्पीकर्स ये हैं, स्टूडेंट्स रिसोर्सेज इतने होंगे, यानी आपको 150 की ऑडियंस बैठे बिठाई आपको इवेंट में मिलेगी। सही है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्योंकि हाई टी करवानी है या फिर इतना करवाना है, हमारे पास अलॉटेड बजट है 3 लाख रुपए, हमें 2 लाख रुपए और चाहिए। लेट सपोज अच्छा सा इवेंट करवाना है। सही है। तो हमने क्या किया, व्हाट वी कैन गिव, स्टूडेंट रिसोर्सेज हैं, आपको जैसे जो स्टूडेंट चाहिए लें। ऑडियंस रिसोर्सेज हैं, ऑडियंस आई हुई, आप उनसे अपना मार्केट वो करवाएं। आप में हम अब क्योंकि हम डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, तो हमने ओपन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट को ओपन कर दिया है कि अगर आपको डिपार्टमेंट देखना है और आप डिपार्टमेंट में कुछ करवा सकते हैं या डिपार्टमेंट से कोई फ़ायदा ले सकते हैं, आप देख लें। तो दैट इज़ वन थिंग। मैंने ये लिखा, लास्ट में मैंने लिख दिया कि लेट्स स्केड्यूल अ मीटिंग, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट। यूजुअली अगर आप 100 ईमेल्स भेज रहे हो ना, एक हफ्ते में चलो 100 ईमेल्स हैं, एक हफ्ते बाद आपको कम से कम 10 से 20 ईमेल्स का रिप्लाई ज़रूर आता है। सही। मैंने जब अपने वेलकम पार्टी के लिए किया था, मैंने सदा पे में किया, उस वक्त सदा पे बड़ा अच्छा चल रहा था। पेप्सी, कोका कोला, आई रीच अराउंड 80 कंपनीज थ्रू ईमेल। विद इन 1 वीक मेरे पास 50 तक का जवाब आ चुका था। सदा पे ने कहा कि क्योंकि ईमान वी जस्ट स्टार्टेड, वी कैन नॉट कवर दिस इवेंट, बट नेक्स्ट इवेंट हम कर पाएँ शायद, अगर वो बैंकिंग से रिलेटेड हुआ। फिर पेप्सी और कोका कोला का रिस्पॉन्स हमारे पास ऐसा सच नहीं आया था, क्योंकि ईमेल्स पे दे डोंट डू इट। जो स्मॉलर कंपनी थी लाइक बैंक्स वगैरह, उनके ईमेल्स आए थे, उनमें से क्योंकि हमारा शॉर्ट इवेंट था तो वही बात हुई कि अभी हम नहीं कर सकते। फिर जो बी फाइलर का मैंने बताया आपको, फिर हमने एक और कॉन्टैक्ट्स में से कोका कोला में इस्लामाबाद में कॉल करी। कोका कोला के मार्केटिंग मैनेजर थे, उन्होंने हमें कहा कि स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट जो है ये कवर करती है। हमने स्पॉन्सरशिप में कॉल करी और उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट भी दिया, लेकिन जब तक हमारा रीच आउट हो चुका था, हमारा इवेंट हो चुका था। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार। तो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई ना स्पॉन्सर्स घेरने की, हम क्योंकि हम इसको नाम ही देते हैं स्पॉन्सर्स घेरना, कि एक बार वो आपके सर्किल में आ गई और आपके साथ मीटिंग रख ली, इट्स डन। फिर वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करें। और ये भी चीज़ कि मतलब आप ये नहीं सोचो कि यार ये रीच आउट कर रहे हैं, पता रिप्लाई आए ना, रीच आउट करते और उसका ट्रैक रखो। लेकिन हाँ, ये ना हो कि आपने ईमेल कर दिया, आप भूल गए, वो 2 दिन बाद उनका रिप्लाई आ रहा, आप सोच रहे हो मैंने किस लिए ईमेल किया। ट्रैक रखोगे ना तो आपको एक रहेगा कि हाँ यार मैंने इनसे बात करी थी, अब करी थी, इस वक्त तक एक्सपेक्टेड है, नहीं आता तो दैट इज़ नॉट। आप यूजुअली रखते हैं कि 3 हफ्ते के तक अगर रिप्लाई नहीं आया तो दैट इज़ इग्नोर्ड, या फिर आपका रिप्लाई नो में। सही है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो रीच आउटिंग ईमेल कर सकते हो,
लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, व्हाट्सएप्स कर सकते हो। और अब तो सोशल मीडिया पे डीएम्स भी चल रहे होते हैं कि आपने कंपनी को डीएम कर दिया। हाँ। या फिर एक और तरीका ये होता है कि जो आपका गेस्ट स्पीकर होता है ना, आप उससे भी रीच आउट कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो। ओके, तो अगर आप अब वो आपने शुरू में बात की थी कि आपकी फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप की 3 हो चुकी थी, Yes. तो आपने वो इंटर्नशिप कैसे हंट की थी? वो जो 3 डिफरेंट इंटर्नशिप्स उनके बारे में बताएं कि वो कैसे हंट की थी? अच्छा, तो मैंने जो इंटर्नशिप उसमें से 2 जो थी वो लिंक्डइन से ही थी उस दौरान, क्योंकि लिंक्डइन पे या मेरा आना जो था वो रैंडम था। लिंक्डइन मुझे मालूम चला कि दैट इज़ जॉब प्लेटफॉर्म। हमने कहा ओके, हम लिंक्डइन पे गए, हमने अपनी प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बनाने के बाद जब हमने स्टार्ट करा तो पहली ही इंटर्नशिप जो मेरे पास है वो मार्केटिंग की थी। मार्केटिंग, अब क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आके मैंने कुछ ही कोर्सेज पढ़े थे, मेरा इरादा था कि ज़्यादातर डाइवर्स फील्ड में इंटर्नशिप करो ताकि एक्सपोजर हर किसी का मिले। मैंने मार्केटिंग में देखा, अप्लाई किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में दे गॉट के वी विल बी डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। दैट वाज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल कंटेंट बनाते थे वो, एंड कंपनी वाज इन इंडिया, इट वाज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके अंदर मैंने इंटर्नशिप करी। इट वाज 2 मंथ इंटर्नशिप। सही। तो उस इंटर्नशिप के अंदर मैंने ये सीखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है। सही। मार्केटिंग वॉज हेल्ड बाय देयर डिपार्टमेंट। मार्केटिंग में होता है आप एड्स लगाते हैं, सब करते हैं। मैनेजमेंट में ये था कि कंटेंट देखना था, कब किस वक्त क्या पोस्ट हो रहा है, सही। स्केजुअलिंग में क्या चल रहा है, कंटेंट कैलेंडर कैसे बन रहा होता है कि अगर हम एक वीक का हो गया तो नेक्स्ट वीक क्या पोस्ट करेंगे, और जो पोस्टिंग हो गई उसकी इंगेजमेंट को देखना कि यार इसमें Analytics. ज़्यादा इंगेजमेंट आई है, इसमें कमेंट ज़्यादा आए हैं, इसमें ये पसंद आया है। और फिर हम स्टोरीज़ पे देखते थे कि स्टोरीज़ पे दे यूजुअली पुट के आज हम क्या करेंगे, या फिर कंटेंट के हवाले से दे रिलेटेबल करते थे। एंड देन वी एनालाइज के कस्टमर या ऑडियंस चाहती क्या है। सही। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई लर्न इन माई फर्स्ट ईयर। सही। फर्स्ट ईयर में ये पढ़ लिया, मार्केटिंग भी थोड़ी सी देख ली, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में कोलैबोरेट, तो मुझे समझ में आ गया मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट मेरे लिए है, मार्केटिंग मेरे लिए नहीं। लाइक काम हो जाएगा, जो शौक है ना वो मेरे लिए नहीं है। तो भाई शौक क्या है आपका? शौक फिर अभी वो आगे आगे चलते हैं ना। फिर हमने छोड़ दिया। फिर हम जब गए सेकेंड सेमेस्टर में, तो मुझे इंटर्नशिप, फिर हमने कहा एक और इंटर्नशिप कर लेते हैं। अब तो विंटर ब्रेक आ रहा है, ये समर ब्रेक में करी थी। तो सेकेंड समर ब्रेक एंड होते जब शुरू हुआ ना, मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी इससे ढूंढेंगे तो मिलेगी दिसंबर में। वो इत्तेफाक से अगस्त में हमारा शुरू हुआ, सितंबर में शुरू हो गई थी। सितंबर में जब वो शुरू हुई है, दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स एचआर इंटर्नशिप शुरू हुई। मैंने 3 मंथ्स में उन्होंने डिफरेंट मुझे कोलैबोरेट करवाया डिपार्टमेंट से। पहले उन्होंने मुझे डाला बिजनेस डेवलपमेंट में एज एन इंटर्नी, वहाँ पे मुझे रखा। मुझे उन्होंने एचआर में भी रखा और मुझे उन्होंने सेल्स में भी रखा। एचआर में क्योंकि मेन था डोमेन, तो लास्ट में वो रखते हुए उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दी, तो वो मेरी 6 मंथ की इंटर्नशिप हो गई थी। सही। इंटर्नशिप के बाद एचआर में मैंने एचआर इंटर्न्स के इंटरव्यूज़ किए, मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के इंटरव्यूज़ किए, मतलब अपने से डबल हायर पोस्ट के इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दिए। और इंटरव्यूज़ करते करते मुझे समझा कि इंटरव्यूज़ बेहतरीन चीज़ें होती हैं। इंटरव्यूज़ करना मेरे लिए। तो एचआर की ऐसी डोमेन लगी कि यार इसमें अगर सेटल्ड हो गए तो मेरे लिए ईजी है कॉर्पोरेट लाइफ। सही। और एचआर लोग कहते हैं कि इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं होता, क्योंकि एचआर में सिर्फ आप इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, एचआर में आप डिफरेंट डोमेन्स भी देख रहे होते हो। आप कंपनीज़ के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देख रहे होते हो, आप पॉलिसीज़ बना रहे होते हो, आप जो है एम्प्लॉय जो आपने ऑनबोर्ड किया है, जब तक उसका परमानेंट पीरियड नहीं हो जाता तब तक वो क्या क्या हरकतें कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है वो आपको देखना पड़ता है। क्योंकि जब मेरा काम क्या था, इंटरव्यूज़ लिए, लिंक्डइन से अप्रोच किया, एड्स लगाए, सब कुछ किया। लिंक्डइन जॉब एड्स होते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद उनको ऑनबोर्ड कर दिया। अब मेरा जो काम है वो मेरे एचआर के जो मेंटोर है, मतलब जो एचआर मैनेजर, उसके साथ मिलकर देखना है कि कैंडिडेट कितने अरसे तक चलता है। उसका भी आपका होता है कि आप कितने अरसे तक, कितने अच्छे आपने हायरिंग करी। सो वो चीज़ थी। उसके बाद मेरी वहीं पे कुछ ऐसा जॉब लगी एंड देन आई लेफ्ट इट, क्योंकि उसमें ग्रोथ ऐसा है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट चेंज होते रहता है। कभी मुझे सेल्स के लिए हायरिंग करनी है, कभी मुझे मार्केटिंग के लिए हायरिंग करनी है। तो हायरिंग का जो एक रिक्रूटमेंट का जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा हद तक से। फिर जो लास्ट इंटर्नशिप हुई मेरी, वो बेहतरीन इंटर्नशिप मेरी मदर के थ्रू लगी थी, एलएनएच में, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में फर्स्ट मंथ जब हम गए तो उन्होंने मुझे ट्रायल पे रखा था। इंटरव्यू मेरा कुछ इस तरीके से हुआ कि एक रूम में उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझसे ये पूछा, ईमान आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अकाउंटिंग पढ़ चुके था, स्टैट्स हमारा पढ़ना बाकी था। अकाउंटिंग का मैंने उनको बता दिया कि इतना पढ़ा है और ये सब पढ़ चुके हैं। उनका ठीक है। फर्स्ट मंथ में उन्होंने मुझे जज किया
उस वक्त मुझे ऑफर लेटर इंटर्नशिप का नहीं मिला। अच्छा, लियाकत में ऑडिट के अंदर इंटर्नशिप ऑफर नहीं हुई। आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट दैट इंटर्नशिप, और वो भी आई सॉर्ट ऑफ वेव द पाथ कि इन लियाकत में मैनेजमेंट के अंदर इंटर्नशिप्स तो है, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर और फार्मासिस्ट को देते हैं। तो ऑडिट में उन्होंने मुझे पहले ही बता दी थी कि मान हम ऑडिट में इंटर्नशिप नहीं देते, आपको अपॉर्चुनिटी देने का मकसद है कि हम एनालाइज करवाएं कि ऑडिट की फील्ड हम इंटर्नशिप पे हो सकते हैं। तो वो प्रेशर अलग था, फिर मम्मा का कनेक्शन में प्रेशर अलग। तो हमने जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ हमारा बहुत अच्छा गया। अच्छा, मेरा ये कि मुझे काम दो, मतलब ना मैं खुद से काम, जैसे आपको ये काम करना है, जब मेरा काम खत्म हो जाता था ना, तो आई यूजुअली गो टू माई मैनेजर्स कि मुझे काम दे दीजिए कि मेरा ये हो गया, ये करना है। तो वो चीज उनको पिक करी, और फिर ऑडिट के बेहतरीन 3 मंथ गए, और फिर मैंने कहा कि फील करनी है ऑडिट की, ऑडिट में ही जाना, या तो ऑडिट या तो एचआर, ये 2 फील्ड हैं जो पर्सनैलिटी पे फिट करती, मेरी पर्सनैलिटी फिट बैठती, क्योंकि ऑडिट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी एयरली ऑडिट करने की। एयरली ऑडिट होता है जो पूरा हॉस्पिटल का मुझे करना था, और उसमें भागम दौड़ क्या करना है, कैसे चेक करना है, वो बेहतरीन, और फिर डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद जो करने का। तो आई डोंट नो कि वियर्ड लगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करने का मुझे बड़ा पता है कि बैठ के आराम से बनाओ, किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो दैट इज आराम से सही। तो मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आप एंड में कोई एंडिंग रिमार्क्स देना चाहें अपने फेलो स्टूडेंट्स को, या फिर अपकमिंग स्टूडेंट डीपी मारना चाहते हैं, उनके लिए कोई एंडिंग रिमार्क्स हो? एंडिंग रिमार्क्स कैमरे में देख के ज्यादा अच्छे रहेंगे कि यार, another thing, one thing to make sure कि डरो, whatever you want to do, लिखो and then start planning। सेकंड, फील्ड जो है ना सिर्फ इंजीनियरिंग डॉक्टर तक आज महदूद नहीं है। अब आप जिसमें जाना चाहते हो ना, आप फील्ड खुद क्रिएट करते हो, और कराची के अंदर फील्ड्स अवेलेबल हैं, हमें मालूम नहीं है, इसलिए आप कैसे थ्रू फॉलो करें। तीसरी चीज ये जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, वो गूगल पे बेशुमार है। अगर आप स्टार्टअप के लिए जाते हो तो स्टार्टअप के लिए लीन कैनवस स्टार्टअप कैनवस है पूरा, जिसपे आपको एक तरीके का गाइड है कि डिटेल्स दीजिए, इसको फिल करते जाओ। आप जैसे जैसे फिल करते जाओगे ना, आपको स्टार्टअप क्लियर पता चल जाएगा। तुम्हें कोर्सेज करने, कोर्सेरा, क्लास सेंट्रल, लिंक्डइन लर्निंग, बेहतरीन बनेंगे। रिमोट वर्क करना है, रिमोटली है, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, उसमें रिमोट जॉब भरी बनी। So, ऐसे स्टूडेंट्स जो तुम करना चाहते हो ना, write it down, plan it, and then ask for it. गूगल पे जाओ, यूट्यूब चैनल्स देखो, गूगल के कोर्सेज चेक करो, किसी से बात करो, हम गुफ्तगू के डीएम्स पे चले जाओ, ये से पूछना थी, ये से पूछना, मुझसे पूछो, मेरे भी अकाउंट है, सही है। और अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा ना डिपार्टमेंट आ जाओ। हमारे यहाँ ओपन डोर पॉलिसी है। अगर स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी करवाना है ना, फिर भी अबाउट वेबिंग, तो आस्क फॉर इट। दैट इज माय एडवाइस देना कि आस्क फॉर इट। अपने हाथ तक नहीं रखो, दूसरों से पूछना स्टार्ट करना। दूसरे नहीं है तो प्रॉब्लम माइल, आस्क फॉर इट। दैट इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव। थैंक्स सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला अपने स्टार्टअप के लिए, दूसरे के लिए, और सो ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।